सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को आज पूरा कंप्लीट करते हैं। पहले जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी उसको रिवाइज करते हैं। आप लोग अपने रजिस्टर निकालो और साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हमने इसमें कुछ चीज़ें पढ़ ली थी पहले भी, हम उसको भी वापस से डिस्कस कर लेते हैं। बराए मेहरबानी बिल्कुल साइलेंट रहना, इसलिए क्योंकि बिल्कुल खामोश रहना, इसलिए क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना साथ में। देखो सैम्पलिंग में हमने ये पढ़ा था कि भाई बहुत सारी बार हमें जो है ना वो चीज़ों का सैंपल निकालना होता है पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। पॉपुलेशन के बहुत सारी बातों के कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए मुझे पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकालना पड़ता है बहुत सारी बार। मिसाल के तौर पर लेट्स से अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि कोई पर्टिकुलर मूवी देखनी है या नहीं, तो मैं उस मूवी का जो है वो एक ट्रेलर देखूंगा। 2 घंटे की मूवी होगी तो 3 मिनट 4 मिनट का ट्रेलर देखूंगा और उससे ये डिसाइड करूंगा कि मुझे वो मूवी देखनी है या नहीं। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो है वो जो मैंने ट्रेलर देखा वो एक सैंपल था, जिसके बुनियाद पर मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मुझे जो मूवी है वो देखनी है या नहीं, यानी कि ये एक पॉपुलेशन थी, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे ये पता करना है कि भाई क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। तो अगर क्लास का जो साइज़ है, क्लास में है 25 बच्चे और मुझे उनके रजिस्टर्स चेक करने हैं, तो एक तरीका तो ये है कि मैं जो है वो सारे बच्चों के रजिस्टर्स चेक करूं। बट कभी कभार ऐसा होता है कि हम सबके रजिस्टर्स चेक नहीं करते हैं, बिकॉज हो सकता है प्रॉबेबली टाइम ना हो, टाइम की कमी की वजह से, और हम जो है वो एक सैंपल निकाल लेते हैं। लेट्स से क्लास में अगर 25 बच्चे हैं, जो मैंने 25 में से एक सैंपल निकाल दिया 5 लोगों का, और इस 5 लोगों की बेसिस पर ये डिसाइड कर लिया कि भाई इन 5 लोगों ने काम किया है तो सबने किया होगा या नहीं। तो इस केस में ये जो पूरी की पूरी क्लास है, क्लास के सारे लोग हैं, ये पॉपुलेशन होंगे, और उसमें से जो मैंने एक पर्टिकुलर 5 लोगों को सेलेक्ट किया है ना, ये मेरा सैंपल कहलाएगा। इसी तरह से सैंपल तब भी निकाला जा सकता है जब मैं किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ को टेस्ट कर रहा हूं, जिसके यूज से वो चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, या वो एक्सपायर हो जाएगी या वो फिनिश हो जाएगी। इसका क्या मतलब सर, लेट से आपने जो है ना एक बुलेट बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने जो है ना वो 1000 बुलेट्स बनाई एक पर्टिकुलर बैच में। बैच का मतलब एक साथ जो प्रोडक्शन करते हैं बैचेस में, उन्होंने 1000 बुलेट्स बनाई एक बैच में। अब उनको ये चेक करना है कि ये बुलेट्स जो है इनकी क्वालिटी सही है या नहीं। तो क्वालिटी चेक करने के लिए क्या ये ऐसा करेंगे कि 1000 की 1000 बुलेट्स फायर कर दें और देख लें कि वो सही थी या नहीं। कंपनी क्या करेगी, इसमें से 5 या 10 बुलेट्स को फायर कर यानी कि एक सैंपल को टेस्ट कर ये चेक करेगी कि पॉपुलेशन सही है या नहीं। या इसी तरह से एक न्यूक्लियर मुल्क है, उसने 50 न्यूक्लियर मिसाइल बनाए, फिर उसने देखा यार ये सही है या नहीं, इसकी रेंज सही है या नहीं, ये काम सही करते हैं या नहीं, 50 के 50 जो है ना वो फाड़ दिए, ठीक है। तो फिर इस केस में जो हमारा कोई भी एक यूनिट होगा उसको यूज कर वो खत्म ही हो जाता है, तो हम पॉपुलेशन पे टेस्टिंग कभी भी नहीं करते। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पॉपुलेशन पर टेस्टिंग करनी पड़ती है, कभी कभार ज़रूर ऐसा होता है हमें अपना रिस्क वगैरह कवर करना होता है, तो उसके लिए हम पॉपुलेशन पर टेस्टिंग करते हैं। जब हम नहीं, उस केस में भी नहीं करेंगे ना। अगर आपने 1000 कोल्ड ड्रिंक्स बनाई तो 2-3 पीकर देखोगे ना कि सही है या नहीं। तुम्हारे घर पे रूह अफ़ज़ा बना, तुम्हारी अम्मी ने बोला बेटा हाथ लाओ, तुमने हाथ में यूं पिया, सही है ना, या अम्मा ने बोला बेटा पूरा जग पी जा, देख सही है या नहीं, चीनी सही है या नहीं। नहीं, पॉपुलेशन जो टेस्ट करते हैं ना, जो बना के टारगेट मार्केट में टेस्ट वगैरह वो करते हैं, तो सैंपल ही होता है ना, सैंपल कुछ चीजें होती है ना।
कुछ चीजें होती हैं ना, ये सारी होती हैं। एक कंपनी ने फेयर एंड लवली क्रीम बनाया, एक यूनिवर्सिटी के 4 लोग रखे, डॉलमेन के बाहर खड़े किए, बोला 500 रुपये देंगे, खाना देंगे, क्रीम लगा लगा कर चेक करो सही है या नहीं। तो ये सारा जितना क्रीम बनाया था सारा दे दिया, कुछ दिया ना, तो वो सैंपल हुआ ना। अगर पूरी पॉपुलेशन पर कभी भी कोई काम हो रहा होगा ना जो कि बहुत रिमोट है, तो उसको हम सेंसस कहेंगे। पता नहीं स्पेलिंग सही है या नहीं, गलती होगी। हाँ, अंग्रेजी मेरी अच्छी नहीं है, यही है स्पेलिंग, नहीं होगी शायद। सेंसस मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट से क्या कहते हैं, ये जो पॉपुलेशन को गिनना है, पूरे पाकिस्तान में कितने लोग रहते हैं इसको काउंट करना है ना। तो सैम्पलिंग नहीं करेंगे, अच्छा यार बराबर पड़ोस में जो है वो 2 बच्चे थे, तुम्हारे भी 2 ही होंगे, ऐसा सैंपल नहीं निकालेंगे, अंदाजा नहीं निकालेंगे, बल्कि वाकई में गिनती कर रहे होंगे, ठीक है ना। या फॉर एग्जाम्पल लेट से आईकेप में सबने पेपर दिया, 15,000 बच्चों ने पेपर दिया। अब आईकेप भी सेंसस करेगा, आईकेप सैंपलिंग नहीं करेगा। आईकेप ये नहीं करेगा कि यार 15,000 बच्चों ने पेपर दिया है, 1500 कॉपियां चेक करते हैं, 1500 कॉपियों में 70% बच्चे पास हुए, तो जो है वो टोटल में से भी 70% बच्चों को पास कर दो। ऐसा नहीं होगा, हर किसी की कॉपी चेक होगी। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो उसको हम सेंसस कहेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली हम पॉपुलेशन के, अब जरा गौर से सुनना, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स का अंदाजा, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स का अंदाजा लगाने के लिए सैंपल के स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें अब कुछ की टर्म्स हैं। पॉपुलेशन के पैरामीटर्स का अंदाजा लगाने के लिए सैंपल के स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है या करते हैं हम। पॉपुलेशन यानी कि इंटायरिटी। पैरामीटर क्या होता है? पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पैरामीटर कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पॉपुलेशन की मीन, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन, पॉपुलेशन का वेरिएंस, पॉपुलेशन का मोड, ये पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं। हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स का अंदाजा लगाने के लिए सैंपल के स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। सैंपल के स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं? सैंपल का मीन यानी कि x बार, सैंपल की स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि s, सैंपल का वेरिएंस यानी कि s स्क्वायर, ठीक है। इसकी ये एग्जांपल हो सकती है कि लेट से वही क्लास वाली अगर एग्जांपल ले लें कि भाई एक क्लास है, उस क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मैंने इन 25 स्टूडेंट्स को कोई होमवर्क दिया था, मुझे ये चेक करना है कि इन्होंने होमवर्क किया या नहीं किया। एक तरीका तो है कि मैं सेंसस कर लूं। अगर मैं सेंसस करूंगा तो क्या करूंगा? सबके कॉपीज को चेक करूंगा, उसमें रिजल्ट 100% एक्यूरेट होगा, है ना। दूसरा तरीका क्या है कि मैं 25 लोगों को नहीं, बल्कि लेट से 25 में से 5 स्टूडेंट्स है ना, 25 में से 5 स्टूडेंट्स, इनकी कॉपीज को चेक कर लूं। यानी कि मैं क्या कर लूं? मैं कर लूं सैंपलिंग। अब लेट से मैंने जब सैंपलिंग करी तो 5 में से मुझे पता चला कि 3 स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ था, 2 ने नहीं किया हुआ था। तो मैं बोल दूंगा भाई क्लास में से 60% लोगों ने काम किया हुआ है, 40% ने नहीं किया हुआ। यानी कि मैं एक अंदाजा लगा लूं कि अगर 5 में से 3 ने काम किया और 2 ने काम नहीं किया, तो 60% ने काम किया और 40% लोगों ने काम नहीं किया। लिहाजा अगर क्लास में 25 लोग बैठे हुए हैं
लिहाजा अगर क्लास में 25 लोग बैठे हुए हैं तो 25 में से तकरीबन 15 लोगों ने काम नहीं किया हुआ होगा और 10 लोगों ने काम नहीं किया होगा। ये गलत भी हो सकता है, अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, अंदाज़ा सही भी हो सकता है, लेकिन ये अंदाज़ा ही है तो अंदाज़ा ना। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाया, पॉपुलेशन के पैरामीटर का अंदाज़ा लगाया। किस बुनियाद पर? सैंपल की बुनियाद पर। अगर मैं सेंसस करता और 25 के 25 लोगों की कॉपी चेक करता, मान लो कि उसमें से जो है ना वो 80% बच्चे काम कर कर आए थे असली में और 20% नहीं काम कर कर आए थे, यानी कि हकीकतन रिजल्ट क्या था? 16 और 4 ना, 16 4 20 लोगों ने काम किया हुआ था, 5 लोगों ने काम नहीं किया हुआ था। लेकिन मैंने अपनी सैंपल की बुनियाद पर क्या नतीजा निकाल लिया कि 15 ने काम किया हुआ है और 10 ने काम नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट यहाँ पर आप पॉपुलेशन पर रिफ्लेक्ट करते हो ना, वो डिपेंड कर जाता है आपके सैंपल पर कि आपका सैंपल कैसा था। अगर आपका सैंपल अच्छा था, ऐसा भी हो सकता था कि मैंने 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया, 5 ने काम किया हुआ, तो मैं तो ये कंक्लूजन निकाल दूंगा कि 25 के 25 बच्चे काम कर कर आए। हो सकता है इन रियलिटी ऐसा नहीं हो। तो सैंपल निकालने का रिस्क क्या होता है? सैंपल निकालने में एक रिस्क होता है कि आपका कंक्लूजन जो है वो एक इनकरेक्ट कंक्लूजन भी हो सकता है, आपका जो नतीजा, आपका जो कंक्लूजन है फाइनल, वो गलत भी हो सकता है। इसीलिए जब तुम सैम्पलिंग वाले सवाल करोगे ना, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी देगा तुम्हें कि भाई XYZ बात जो है ना वो सर्टेन कॉन्फिडेंस से बताओ, 80% कॉन्फिडेंस है, 90% कॉन्फिडेंस है। या इसकी दूसरी एग्जांपल वही वाली जो गाड़ी वाली एक एग्जांपल हमने पहले करी थी, उसको ज़रा थोड़ा सा रिपीट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल लेट से मुझसे कोई पूछता है कि भाई तुम्हारी गाड़ी कितना एवरेज देती है, तो वो मुझसे म्यू पूछ रहा है कि पूरी ज़िंदगी में गाड़ी की एवरेज क्या होगी, लेकिन मैं X बार की बुनियाद पर उसका नतीजा निकाल कर दूंगा। म्यू का क्या मतलब होता है? जिस दिन गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी का पहला दिन से लेकर लास्ट दिन तक गाड़ी की एवरेज क्या है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने जो है वो 5 दिन पेट्रोल भरवाया और 5 दिन पेट्रोल भरवा कर ना मैंने एवरेज नोट करी 14 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, और मैंने ये कह दिया कि भाई मेरी गाड़ी जो है उसकी एवरेज 14 किलोमीटर पर लीटर है। तो मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी की एवरेज का एक अंदाजा लोगों को बता दिया। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब अब सैम्पलिंग हम करते क्यों हैं? सैम्पलिंग हम करते हैं मुख्तलिफ वजह से। नंबर वन, अगर आपकी पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो, तो आप सैंपल निकालोगे। इनफाइनाइट पॉपुलेशन का क्या मतलब है? इनफाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब ये है कि लेट से जब से दुनिया बनी तब से क़यामत वाले दिन तक कराची का जो टेम्परेचर है वो अंदाजन कितना होगा? अब ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन है ना। अगर कोई ये पूछ ले पिछले 5 दिन में एवरेज टेम्परेचर क्या रहा है, तो बड़ा आसान है बताना। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ ले कोई कि जब से दुनिया बनी तब से लेकर जब क़यामत आएगी तब कराची का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, तो शायद मैं सैंपल ही उठाऊंगा। जिस तरह से गाड़ी वाले केस में हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि गाड़ी जब बनी तब से लेकर जब 30 साल बाद गाड़ी जाएगी। ठीक है, दूसरा सैंपल पर उठाने की रीज़न क्या है? सैंपल क्यों उठाते हैं? टाइम सेविंग। जो स्टूडेंट्स वाली एग्जांपल थी कि 25 के 25 की कॉपी चेक करूंगा, टाइम लगेगा। 25 में से 5 की कॉपी चेक कर लूंगा, कम टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वाले केस में, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब वो बुलेट वाली एग्जांपल, न्यूक्लियर वेपन वाली एग्जांपल कि टेस्ट करने से चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी, तो सेंसस थोड़ी करूंगा, सैम्पलिंग ही करूंगा। ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है, कॉस्ट की रिडक्शन हो सकती है, कॉस्ट की बचत हो सकती है। ठीक है ना। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक एम्पेरिकल रूल या एक कंक्लूजन निकाला गया है
कि अगर सैंपल साइज लार्ज होता है ना, अगर सैंपल साइज लार्ज होता है तो उसकी हाई एक्यूरेसी होती है। अगर सैंपल साइज लार्ज होता है ना तो उसकी एक्यूरेसी हाई होती है। छोटे सैंपल साइज की बात नहीं कर रहा, लेकिन लार्ज सैंपल साइज की बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे लेट से 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों में से एक तरीका ये, मुझे ये चेक करना है इन्होंने काम किया है नहीं। क्या कर सकता हूं, या तो 25 के 25 बच्चों की कॉपीज को चेक कर लूं, और मान लो हकीकतन 80% बच्चों ने काम किया था, 20 ने नहीं किया था, 20% ने नहीं किया था, तो रिजल्ट क्या आएगा कि 20 बच्चों ने काम किया हुआ, 5 ने नहीं किया हुआ। अगर मैं अपना सैंपल लेता हूं 25 में से 22 का या 20 लोगों का या 24 लोगों का, 25 का नहीं लेता, 25 नहीं उठाता, 24 उठा लेता हूं, तो तकरीबन शायद हो सकता है कि 19 ने काम किया होगा और बाकी 5 ने नहीं किया होगा, है ना, तकरीबन। तो आपका जो रिजल्ट है वो मोर और लेस पॉपुलेशन के बराबर ही आएगा। 25 को क्यों चेक करूं, उसने काम किया हो ना किया हो पहले ही में डिसाइड हो गया, शुरू में ही डिसाइड हो गया। तो जब आपका सैंपल साइज लार्ज होता है ना, तो वो आपके पास पॉपुलेशन के करीब का ही कंक्लूजन दे रहा होता है, तो आखिरी चीज को टेस्ट करने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल लेट से एक क्रेट में 24 बोतलें पड़ी हुई हैं, उसकी पैकिंग सही हुई है नहीं, मैंने या तो 24 चेक कर ली, या मैंने 5 चेक कर ली, या मैंने 20 चेक कर ली। अब देखो 5 चेक करूंगा तो मसला ये सैंपल बहुत छोटा है, हो सकता है कि वो 5 खराब वाली एक साथ पड़ी हुई हो जो मैं चेक करके बोल दूं यार पैकिंग सही नहीं है। 24 की 24 चेक करूंगा तो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन अगर मैं 24 नहीं चेक करता, 20-22 चेक कर लेता हूं, उसमें मसला है तो आखिरी 2 मैं जाने दूंगा यार क्रेट खराब है, वापस करो दूसरी लाओ। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल तुम रेस्टोरेंट गए, तुमने एक डिश ऑर्डर करी, डिश जो है ना वो खराब थी, बिरयानी ऑर्डर कर ली, चाउमीन ऑर्डर कर लिया, खराब था, तुमने खाया, तुम्हें लगा खराब, ठीक है, तुमने उसको वेटर को बुलाया, बोला यार ये तो खराब है, मैंने एक निवाला लिया है, खराब है। हो सकता है वो पहला निवाला था, वो सैंपल जो था तुम्हारा पॉपुलेशन में से, उसमें मसला था। वेटर ने बोला सर ये तो बिल्कुल सही है, आप वापस से चेक करें, सही है ना। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने जब निवाला लिया तुम्हें यूं लगा यार थोड़ा सा मसला है, तुमने अपने दोस्त को बोला कि तुम भी खाओ, एक और दोस्त को बोला, 3 को बोल दिया, 5 से 3 को बोला, तीनों ने बोला खराब है, तो चौथे पांचवें बोला भाई क्यों खा रहा है भाई, खराब है, वापस करवाते हैं। यानी कि उसका कंक्लूजन वही आएगा जो पॉपुलेशन का आएगा। तो जब सैंपल साइज लार्ज हो जाता है तो वो पॉपुलेशन के करीब के ही कंक्लूजन देता है, तो फिर हमें पॉपुलेशन पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब 5 में से 3 लोगों ने बोल दिया खाना खराब है तो वापस ही करवाना है ना, चौथा पांचवा तो खुद भी नहीं खाएगा, लेकिन अगर खा ले तो कंक्लूजन चेंज थोड़ी होगा। अगर वो बोल भी दे अच्छा है, तुम यही बोलोगे ना 5 में से 3 लोगों का रिजल्ट नेगेटिव आ गया है, तो फिर वो वापस ही करवानी पड़ेगी डिश। ठीक है यार, वो न्यूक्लियर वेपन वाली एग्जांपल, पाकिस्तान ने 5 मिसाइल बनाए, देखना था कि इनकी रेंज 500 किलोमीटर है या नहीं, पांचों धड़ फायर कर दिए, टेस्टिंग में 5 के 5 डिस्ट्रॉय हो गए, तो कोई फायदा होगा नहीं होगा ना। क्या करना पड़ेगा, 5 में से 2 या 1 टेस्ट करेंगे ना, या 5 न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट कर देंगे, 1 या 2 करेंगे ना, यानी कि सैम्पलिंग ही करनी पड़ेगी। इसमें सेंसस तो हो ही नहीं सकता कि हम सब चेक कर दें फिर बोले हाँ भाई बनाए थे मिसाइल, टेस्ट कर लिए सही चल रहे थे, है नहीं हम, सही है। अच्छा, फिर सैम्पलिंग की 2 टाइप्स थी, एक टाइप आपकी थी विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट को भी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि इसी पीडीएफ में आ जाए और जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए रिकॉल हो जाए। विद रिप्लेसमेंट में 2 प्रॉपर्टीज थी, विद रिप्लेसमेंट की 2 प्रॉपर्टीज थी, पॉपुलेशन की मीन किसके बराबर है, सैंपल की मीन्स के बराबर है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एक्स बार की स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन के बराबर। इसको जरा वापस से चेक करते हैं। हमारे पास एक पॉपुलेशन है और वो है 5, 3, 7, 6। अगर हम इसको x से डिनोट करते हैं,
अगर हम इसको लेटर एक्स से डिनोट करते हैं तो हम लिख सकते हैं 5 3 7 6। अगर हम इसकी मीन लेते हैं, अगर हम इसकी मीन कैलकुलेट करते हैं तो 5 3 7 6 की मीन क्या आती है बताओ जल्दी जल्दी। 5.25। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये दोनों बातें एक ही हैं। देखो ये जो सिंबल है ये म्यू का सिंबल है, म्यू होता है पॉपुलेशन की मीन का सिंबल। और म्यू ऑफ एक्स लिखने का, छोटा सा एक्स नीचे लिखने का मकसद ये होता है कि अगर कुछ वैल्यूज एक्स से रिप्रेजेंट हो रही हैं तो ये उसकी मीन है। तो ये है पॉपुलेशन की मीन। प्रॉपर्टी ये होती है कि जो पॉपुलेशन है उसकी मीन सैंपल्स की मीन के बराबर होती है। अब 5 3 7 6 चार चीजें हैं, 5 3 7 6 चार चीजें हैं। मेरा पॉपुलेशन साइज जो है ना वो 4 है। पॉपुलेशन साइज को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। लेट्स से इसमें से मैं 2 के सैंपल निकालता हूं, इसमें से मैं 2 चीजों का विद रिप्लेसमेंट सैंपल निकालता हूं। तो 5 3 7 6 में से 2 चीजों का मैं अगर सैंपल निकालूंगा विद रिप्लेसमेंट, कितने सैंपल्स बनेंगे? 4 चीजें हैं ना, 5 3 7 6। पहले 4 में से कोई भी एक पिक करूंगा, फिर 4 में से कोई भी एक पिक करूंगा। 4 × 4 16 अलग अलग तरह के सैंपल्स बन सकते हैं, 16 अलग अलग तरह के सैंपल्स बन सकते हैं। अगर मैं सैंपल साइज 2 रखता हूं, कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन है पॉपुलेशन साइज। कैपिटल एन जो है ना वो है पॉपुलेशन साइज। स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन जो है ना वो है सैंपल साइज। स्मॉल एन जो है ना वो है सैंपल साइज। अगर मैं 4 में से 2 के सैंपल्स निकालता हूं तो 16 सैंपल्स बन सकते हैं। और वो 16 सैंपल्स क्या हो सकते हैं? 5 और 3 हो सकता है। 5 और 5 पहले लिखते हैं। सबसे पहले 5 और 5 हो सकता है, 5 3 5 7 5 6, या फिर 3 5 3 3 3 7 3 6, या फिर 7 5 7 3 7 7 7 6, या फिर 6 5 6 3 6 7 6 6। सर आपने सैंपल साइज 2 क्यों लिया? मैं 2 के हिसाब से प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूं। सैंपल साइज 1 होता तो भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, सैंपल साइज 3 होता तो भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, सैंपल साइज 4 होता तो भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है वो चेक करने के लिए सबसे पहला काम मैंने ये किया कि 4 की जो पॉपुलेशन थी उसमें से 2 के विद रिप्लेसमेंट वाले सैंपल्स बनाए। विद रिप्लेसमेंट का मतलब जिस चीज को सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट कर सकता हूं और इन 16 के अलावा और कोई सैंपल नहीं होगा। किसी भी एक सैंपल की मीन को डिनोट करने के लिए x बार यूज किया जाता है। किसी भी एक सैंपल की मीन को डिनोट करने के लिए x बार यूज किया जाता है। तो 5 5 का मीन क्या होगा? 5 5 3 का मीन क्या होगा? 4, फिर 6 5.5। इस तरह से सारे जितने भी 16 सैंपल्स हैं ना उनकी मीन कैलकुलेट करता हूं। 4 3 5 कितना? 4.5 6 5 7 6.5 5.5 4.5 6.5 और 6। किसी भी एक सैंपल की मीन को डिनोट करने के लिए लेटर x बार यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 5 3 7 6 4 चीजें और उसमें से 2 चीजों का सैंपल बनाया जाए तो 16 अलग अलग तरह के सैंपल्स बन सकते हैं। और वो जो 16 अलग अलग तरह के सैंपल्स बन सकते हैं वो 5 5 5 3 5 7 ये जितने भी लिख दिए वो बन सकते हैं। और हर एक सैंपल की मीन को x बार से डिनोट किया जाएगा जो कि 16 तरह की बनती है, 5 4 6 5.5 सारी चीजें। अगर अब मैं क्या करूं, मैं इन सब को सेलेक्ट करूं और इन सब की मीन कैलकुलेट करूं, इसमें से कोई भी एक चीज छोड़ू नहीं। 16 है ना, 16 में से 15 नहीं लूं, 14 नहीं लूं, 13 नहीं लूं, 10 नहीं लूं, 16 की 16 लूं। तो इसका मतलब मैंने सारी चीजें सेलेक्ट करनी है। इसका मतलब मैंने x बार की पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर लिया और उसकी मीन लूं।
तो उसको हम म्यू ऑफ एक्स बार से डिनोट करेंगे। म्यू ऑफ एक्स बार से इसलिए डिनोट करेंगे क्योंकि अब मैं म्यू यानी कि पॉपुलेशन की मीन ले रहा हूं। पॉपुलेशन क्या है इस बार? 16 की 16 एक्स बार की वैल्यूज, किसी भी एक को अवॉइड नहीं किया। और इनकी मीन कैलकुलेट करने के लिए सबको ऐड करूं, 5 + 4 + 6 + 5.5 + 4 + 3 + 5 + 4.5 + 6 + 5 + 7 + 6.5 + 5.5 + 4.5 + 6.5 + 6 सबको ऐड किया और 16 से डिवाइड किया। बताओ म्यू ऑफ एक्स बार कितना आता है? 5.25। यही आपकी जो है ना वो प्रॉपर्टी थी। आपकी प्रॉपर्टी ये थी कि जो पॉपुलेशन की मीन है वो सैंपल की मीन की मीन्स के बराबर है। यानी कि अगर आपके पास 4 चीज़ों का पॉपुलेशन है तो उसकी मीन 5.25 बन रही है, और अगर उसमें से 4 में से 2 का लेट से आप रिप्लेसमेंट सैंपल लेते हो, जितने भी सैंपल्स बन रहे हैं उन सबकी एक्स बार की भी मीन लेते हो, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर आते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन की मीन सैंपल की मीन के बराबर होती है। पॉपुलेशन की मीन सैंपल्स 16 तरह के सैंपल है, सैंपल्स की मीन्स जो कि एक्स बार से डिनोट होती है। पॉपुलेशन की मीन सैंपल्स की मीन्स की मीन के बराबर होती है। अब सैंपल साइज 1 का हो तो भी ऐसा ही होगा, सैंपल साइज 2 का हो तो भी ऐसा ही होगा, सैंपल साइज 3 का हो तो भी ऐसा ही होगा, सैंपल साइज 4 का हो तो भी ऐसा ही होगा। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होगा। आपको यह याद रखना है कि एक्स बार का लेटर क्यों यूज होता है। एक्स बार का लेटर क्या होता है? एक्स बार का लेटर क्यों यूज होता है? किस चीज के लिए? किसी भी एक सैंपल की मीन के लिए। एक्स बार का लेटर किसी भी एक सैंपल की मीन के लिए, यानी कि 5 की मीन 5 है, 5 की मीन 4 है, 5 की मीन 6 है। एक्स बार का लेटर किसी भी एक सैंपल की मीन के लिए यूज होता है। म्यू का लेटर या म्यू ऑफ एक्स का लेटर कब यूज होता है? जो आपकी पॉपुलेशन है उसकी मीन के लिए। और म्यू ऑफ एक्स बार का लेटर कब यूज होता है? जब आपके पास एक्स बार की सारी, यहां पर कितनी थी? 16 वैल्यूज की मीन के लिए। और इसकी लॉजिक है, म्यू ऑफ एक्स बार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने 16 के 16 एक्स बार जो है वो सेलेक्ट करे हैं। ठीक है, फिर अगली जो प्रॉपर्टी है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ n। अगर मेरे पास पॉपुलेशन में 4 चीजें हैं 5, 3, 7, 6, तो पहले मैं इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन देखता हूं कि कितनी होंगी। x के स्क्वायर निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ x ओवर n का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास जो है अंडर रूट ये 25, 9, 49 और 36 ऐड कर कितना बनता है? और ये 5, 3 कितना बनता है बताना? ये तो 21 बन रहा है। दूसरा नहीं 119 अपॉन 4 माइनस यहां पे क्या आएगा 21 अपॉन 4 पावर 2 कितना आता है?
जल्दी भाई। 16 चीजों की जो मीन थी, 16 वैल्यूज की मीन के लिए यूज होता है। 1.47, ठीक है। अच्छा देखो, ये वाला जो सिंबल है ये इसके बराबर है। पहले का मतलब है स्टैंडर्ड डिवीएशन, दूसरे का मतलब है एक्स की वैल्यूज की स्टैंडर्ड डिवीएशन। ये सिंबल कब यूज होता है? पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, है ना। अच्छा, अगर मैं 5376 में से दो सैंपल साइज 2 के सैंपल्स बनाऊं तो कितने अलग अलग सैंपल्स बनेंगे? 16। पहला सैंपल 5 5 है, दूसरा क्या है 5 3 है, तीसरा क्या है 5 7 है, और इस तरह से 16 सैंपल्स हैं। पहला वाला जो सैंपल है, एक तो स्टैंडर्ड डिवीएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, और एक मैंने दो वैल्यूज हो ना तो उसकी लॉजिक के हिसाब से स्टैंडर्ड डिवीएशन भी बताई थी। पहला वाला जो अगर 5 5 के दो 5 5 का सैंपल है तो स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या होगी? 0। 5 3 का सैंपल स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या होगी? 1, क्योंकि मीन 4 होगी, एक चीज 1 कम है और एक चीज 1 ज्यादा है। 5 7 हो तो स्टैंड 1 होगी ना, ठीक है। एस जो यूज होता है ना, ये वाला लेटर, ये कब यूज होता है? किसी भी एक सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। सोलह सैंपल्स हैं तो आपके पास जो है वो 16 एस आएंगे, हर एक सैंपल का एक एस होगा। लेकिन प्रॉपर्टी ये नहीं थी। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार। एक्स बार की वैल्यूज की स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन के बराबर होती है। इसमें एन क्या है? सैंपल साइज। जो सिंपल वाला स्टैंडर्ड डिवीजन लिखा हुआ है पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन है। स्टैंडर्ड डिवीजन है एक्स बार का मतलब है जो एक्स बार की वैल्यूज थी ना उनकी स्टैंडर्ड डिवीजन। तो अब एक्स बार की जरा वैल्यूज लिखते हैं हम। एक्स बार की वैल्यूज क्या है हमारे पास? 5 4 6 5.5 4 3 5 4.5 6 5 7 6.5 5.5 4.5 6.5 और 6। या हमारे पास एक्स बार की वैल्यूज हैं। अगर मैं एक्स बार की वैल्यूज का स्क्वायर लूं, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, फिर 36, 5.5 का स्क्वायर बताओ जल्दी से। हाँ जल्दी बताओ यार। 30.25, फिर 16 9 25, फिर 20.25, 36 36, फिर 25, फिर 49, फिर 42.25, फिर 30.25, फिर 20.25, फिर 42.25, फिर 36। अब जरा एक काम करो कि एक्स बार की वैल्यूज का एडिशन क्या है, यानी कि समीशन ऑफ एक्स बार क्या है ये भी बता दो, और समीशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर क्या है ये भी बता दो। समीशन ऑफ एक्स बार बताओ। समीशन ऑफ एक्स बार बताओ। 84।
और समेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर 458.5। अब देखो स्टैंडर्ड डिवीजन अगर मैं एक्स बार की वैल्यूज के निकालूंगा ना, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बार की वैल्यूज के स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बार ओवर एन का होल स्क्वायर। यानी कि यहां पर आएगा आपके पास अंडर रूट 458.5 अपॉन क्या आएगा 16 चीजें हैं ना, माइनस यहां पर आपके पास आएगा 84/16 का होल स्क्वायर। क्या बनता है? कौन सा फॉर्मूला कर रहा हूं ना, वही तो कर रहा हूं। 1.0458। अब देखो प्रॉपर्टी को मैच करते हैं। प्रॉपर्टी ने ये लिखा हुआ था कि एक्स बार की वैल्यूज की स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स बार की वैल्यूज की जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगी जो कि 1.0458 बन रही है, एक्स बार की वैल्यूज की जो स्टैंडर्ड डिवीजन होगी जो कि 1.0458 बन रही है, उसका आंसर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर अंडर रूट ऑफ एन के जितना ही आएगा। देखो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन 1.47 थी, सैंपल साइज 2 था, अंडर रूट ऑफ 2। देखो इसका भी आंसर क्या 1.045 आ रहा है, चेक करो। सेम आंसर है 1.039। कहीं ना कहीं राउंडिंग ऑफ में मस्ता होगा, दिखा ना कैलकुलेटर। कहीं पर राउंडिंग ऑफ करी है? किसमें? 458.5 ऐड करो जरा, देखो सेम सम बन रहा है, बिल्कुल ही एग्जैक्ट सेम आंसर आना चाहिए। अब बातें ना करो आपस में, वर्किंग जो है उसको जरा जल्दी से चेक करो, बिल्कुल सेम आंसर आना चाहिए, डिफरेंट नहीं आना चाहिए। अच्छा एक काम करो, ये 1.47902 इससे देखो मैच कर रहा है। वो जो हमने 1.47 लिखा था ना, उसको अगर हम आगे डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज करते हैं 1.47902 तो मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो आपको ये दो प्रॉपर्टीज यहां पर मैंने जल्दी से दोबारा से प्रूफ करी हैं यूजिंग सैंपल साइज 2 और विद रिप्लेसमेंट, लेकिन ये वैसे भी प्रॉपर्टीज चल रही होंगी। अगर आपका सैंपल साइज 2 नहीं होता, 3 होता, 1 होता, तो भी ये प्रॉपर्टीज ट्रू होती, सच होती, सही होती। और ये हमने विद रिप्लेसमेंट किया है। मैं अब इसको समराइज करता हूं। आपके पास जो प्रॉपर्टीज हो सकती है ना, नंबर 1, एक आपके पास विद रिप्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी। विद रिप्लेसमेंट वाले केस में पॉपुलेशन की मीन सैंपल की मीन्स की मीन के बराबर होगी, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज के बराबर होगा। और दूसरा केस वो होगा जो आपका विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में पहली प्रॉपर्टी तो सेम होगी, लेकिन दूसरी वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो चेंज हो जाएगी। उसमें आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन तो आएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा एफपीसी से या फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर से, जिसको हम n माइनस एन अपॉन n माइनस 1 भी लिखते हैं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है
जो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आ रही होगी। मुख्तलिफ जो सिंबल्स होते हैं उसमें आपको ये पता होनी चाहिए कि ये म्यू कहलाता है और ये पॉपुलेशन की मीन के लिए यूज होता है, ये एक्स बार कहलाता है और ये सैंपल की मीन के लिए यूज होता है। म्यू ऑफ एक्स बार का मतलब होता है कि इसमें आपने जो है वो सैंपल, जितने भी आपके कोई पर्टिकुलर सैंपल साइज के सैंपल्स बने थे, आपने सैंपल्स की मीन्स की मीन कैलकुलेट करी है। ये तीनों सिंबल डिफरेंट चीजें बताते हैं। इसके बाद आपके पास जो ये वाला सिंबल होता है ये पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं क्या, सिग्मा, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। और ये यूज कहां होता है, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह यूज होता है। ठीक है। दूसरा आपका सिंबल एस होता है, ये आपकी सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन होती है। एक सैंपल की बात कर रहा हूं, सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन होती है। ये आपका सिंबल जो होता है जिसमें आप एक्स बार स्टैंडर्ड डिविएशन लिखते हो, इसको आप स्टैंडर्ड एरर भी कहते हो। और ये आपके पास एक्स बार की यानी कि सैंपल की मीन्स की स्टैंडर्ड डिविएशन है। कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज के लिए डिनोट होता है और स्मॉल एन सैंपल साइज के लिए यूज होता है। यहां तक तो हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें लॉजिकली बाकी हैं जो अब मुसीबत में डालेंगी। अब वाली चीजें जो हैं वो काफी मुश्किल हैं, वो काफी मुश्किल हैं। अब आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट ये होगी कि क्योंकि क्लास में ये सारी रिकॉर्डिंग्स भी हो रही होती हैं तो थोड़ा सा जो है ना वो खामोशी का मुजाहिरा सब करना, सही है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं करता हूं, हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, सारी चीज़ें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड है। हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम एक सवाल करते थे, हम बोलते थे कि यार एक एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट पर जो है ना 100 बैग्स पड़े हुए हैं। फिर सवाल ये कहता था कि उन बैग्स का जो एवरेज वेट है वो 5 किलो है और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 2 किलो है। और सवाल हमें ये पूछता था कि यार आप इन 100 बैग्स में से एक बैग रेंडमली पिक करोगे और बताओ उसका वेट जो है ना वो 4 किलो या उससे ज़्यादा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो लॉजिकली हमने एक एक चीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आखिरी वाली क्लासेस में देखी थी कि आखिर ये जेड स्कोर क्या बताता है, आखिर वो जेड टेबल में प्रोबेबिलिटीज़ किस तरह से आई, एम्पेरिकल रूल क्या है, स्टडीज़ ने क्या कहा था कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर कितनी चीज़ें होंगी, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर कितनी चीज़ें होंगी। लॉजिक के साथ हमने इस बात को कवर किया था कि अगर ऐसा सवाल होगा तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना वो सबसे पहले z कैलकुलेट करेंगे यूजिंग x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। और ये जो हम कैलकुलेट करेंगे इससे हम इसको z में कन्वर्ट करेंगे और जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर इसका हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे तो एम्पेरिकल रूल वाला जो टेबल है उसको इस्तेमाल करते हुए प्रोबेबिलिटी को
ढूंढेंगे। इसमें से किसी चीज़ का रट्टा नहीं लगाया था, हमने समझ के किया था, क्योंकि आपके सवाल मुश्किल जितने भी आए आप कर सको उसको। हमने क्यों इसको कन्वर्ट किया था, जेड क्या बताता था, एरिया अंडर द कर्व कैसे आया, सब हमने समझ समझ कर बहुत सारी एग्जाम्पल्स के ज़रिए करा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके सामने एक पॉपुलेशन थी, आपके सामने एक पॉपुलेशन थी। वो पॉपुलेशन कितने चीज़ों की थी? 100 चीज़ों की थी। 100 बैग्स थे। आप उसमें से कितने बैग पिक कर रहे थे? आप उसमें से एक बैग पिक कर रहे थे। और आप जो प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे थे वो इस चीज की ढूंढ रहे थे कि वो जो एक बैग मैं पिक करूंगा, उस एक बैग का वेट 4 किलो या उससे ज्यादा होने की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। मैं एक बैग की बात कर रहा था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं एक बैग की बात कर रहा था और मैं ये कह रहा था कि यार 30%, 50%, 70% चांसेस है कि ये बैग जो है, जो बैग मैं रेंडमली पिक करूंगा उसका वजन 4 किलो से ज्यादा हो, उसके इतने इम्कान आते हैं। अब हम आ रहे हैं सैंपलिंग पर। ठीक है, देखो सैंपलिंग का मकसद कुछ और है। सैंपलिंग क्यों करते हैं? ताकि हमें पॉपुलेशन को टेस्ट ताकि हमें पॉपुलेशन को टेस्ट ना करना पड़े। 25 में से 5 बच्चों की के रजिस्टर्स क्यों चेक करूंगा? ताकि बाकी 20 के रजिस्टर चेक ना करने पड़े, है ना। देखो ऊपर वाले केस में एक सूटकेस की बात हो रही थी और ये एवरेज वेट पर सूटकेस था और ये स्टैंडर्ड डिविएशन इन सूटकेसेस की स्टैंडर्ड डिविएशन थी। देखो अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं। मुझे यह मालूम करना है कि किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट में इनके मार्क्स 80% या उससे ज्यादा आए हैं या नहीं। क्या मैं ऐसा करूंगा कि एक स्टूडेंट पिक करूं, उसके 80% से ज्यादा है, बोल दूं पूरी क्लास के 80% से ज्यादा है? या एक स्टूडेंट पिक करूं, उसके मार्क्स 70% आए, मैं बोलूं पूरी क्लास बेघर रहते 70% आया, 80 नहीं आया? ऐसा तो नहीं करूंगा ना। एक चीज पिक करने की बात नहीं हो रही। अगर मुझे इस पॉपुलेशन के बारे में कोई कंक्लूजन निकालना होगा और मैं चाहता हूं कि 25 के 25 को टेस्ट ना करूं, तो मैं 4, 5, 6 लोगों का सैंपल निकालूंगा। मैं इन 25 में से अब एक की बात नहीं कर रहा, मैं 5 का सैंपल निकालूंगा, मिसाल है। ठीक है, अब जब मैं 5 बच्चों का सैंपल निकालूंगा 25 में से, देखो लेट से 25 बच्चे बैठे हुए, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ, 25 है। अब मसला ये होगा कि लेट से ए बी सी डी ई ये आ गए मेरे सैंपल में, मिस्टर ए से मिस्टर ई आ गए सैंपल में, और ये बहुत पढ़ने वाले बच्चे थे। हर बच्चे के अपने मार्क्स होंगे। ये 5 लोग सैंपल में आ गए, लेट से एवरेज बन गया 100%, पांचों के फुल मार्क्स थे। ऐसा हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है 25 में से जब मैंने 5 सेलेक्ट करे तो वो 5 लोग जो है ना, वो ए आ गया, बी आ गया, ये 2 अच्छे बच्चे आ गए, एफ जी ये 2 मुनासिब बच्चे आ गए, आई जो है वो बिल्कुल ही आखिरी बच्चा था, वो आ गया। तो अब एवरेज कुछ और बनेगा, लेट से 70% बना। अगर इसमें से 5 बच्चे पिक किए
और वो पांचों जो है वो नले तरीन आ गए, एक्स वाई जेड यू जी, 40% आ गया रिजल्ट। तो भाई सैम्पलिंग में तो ये मसला होगा कि आपके सैंपल भी तो हजारों लाखों तरह के बन सकते हैं। 25 में से 5 लोगों का सैंपल लेना हो, विद रिप्लेसमेंट लेना हो तो 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, पता नहीं कितने सैंपल बनेंगे। हर सैंपल का अलग रिजल्ट होगा। और पॉपुलेशन का कंक्लूजन तो सैंपल के रिजल्ट पर डिपेंड करता है ना। पॉपुलेशन का रिजल्ट तो सैंपल के रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। तो मेरे तो रिजल्ट ही अलग आएंगे। मैं पहले कोई सैंपल पिक करूंगा, मैं 25 में से 5 लोगों को मैंने बुलाया, हाँ भाई कॉपीज दिखाओ, सबके 100% मार्क्स आए। मैंने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, अरे वाह भाई वाह क्या बात है, क्लास में सबने काम किया हुआ। दूसरा टीचर आया 5 मिनट बाद, उसने बोला चलो मैं चेक करता हूँ तुमने कैसा पढ़ा है। उसने 5 बच्चों को सेलेक्ट किया, वो 70% वाले हैं। उसने बोला यार ये तो एवरेज 100% थोड़ी है, 70% है। प्रिंसिपल आया, उससे बोला अच्छा तुम 100% बोलते हो रिजल्ट, चलो मैं 5 बच्चे रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ। उससे सेलेक्ट करा, 40% रिजल्ट आया। सुना भाई क्या बोल गया तुम। तो बात ये कि हर सैंपल का क्या डिफरेंट आ रहा है, एक तरह से एक्स बार डिफरेंट आ रहा है। तो क्या मेरा कंक्लूजन किसी एक एक्स बार के हिसाब से बन जाना चाहिए? नहीं, है ना। मेरा कंक्लूजन एक सेट ऑफ स्टूडेंट से तो नहीं बन सकता, मेरा कंक्लूजन एक सिंगल सेट ऑफ स्टूडेंट से तो नहीं बन सकता। जिस तरह 5, 3, 7 और 6 वाली चीजें थी, उसका एवरेज क्या आ रहा था 5.25। मैंने 2 चीजें पिक करी, 3 आई, उसका एक्स बार बन गया 3। लेकिन अगर 7 पिक करता तो 7 आता। कुछ भी हो सकता है ना। अब यहां पर देखो मसला डिफरेंट टाइप का है। इसमें आप कर रहे होते हो, इसमें आप अपना नतीजा जो बेस कर रहे होते हो ना, वो एक सैंपल की बुनियाद पर कर रहे होते हो, ठीक है ना। अच्छा जरा एक चीज यहां पर ये भी देखना, देखो जो ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल है उस पर आपसे उसने ये पूछा हुआ था कि कोई एक सूटकेस में पिक करूंगा और उस सूटकेस का वेट 4 किलो से ज्यादा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो हमने z का क्या फॉर्मूला लिखा, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, और हमने इसको सॉल्व करा बेस्ड ऑन एम्पेरिकल रूल। अब यहां पर आपके पास ये जो z है, मीन किस चीज की है, पॉपुलेशन की है। यानी कि x की जितनी भी वैल्यूज थी, 100 वैल्यूज थी ना x की, मीन किसकी मीन है सर, x की मीन है। स्टैंडर्ड डिविएशन किस चीज की स्टैंडर्ड डिविएशन है, x की स्टैंडर्ड डिविएशन है। देखो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी थी उसी चीज की मीन थी और उसी चीज की स्टैंडर्ड डिविएशन थी। अब मैं जरा इस सवाल को यूं लूं, मैं तुम्हें जो है यूं बोलूं कि यार एक पॉपुलेशन है, लेट्स से तुम्हारे सामने जो है ना 100 सूटकेसेस पड़े हुए हैं। उन 100 सूटकेसेस में से तुम 25 सूटकेसेस रैंडमली पिक करोगे। सुनना जरा गौर से, 100 सूटकेसेस में से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में कितने सूटकेस पिक करे थे, 1। यहां पे मैं बोलता हूं 100 सूटकेसेस हैं, 100 में से तुम 25 सूटकेसेस रैंडमली पिक करोगे, 25 एक साथ इकट्ठा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 25 सूटकेसेस जो पिक करोगे तुम, उसका एवरेज वेट 4 किलो से ज्यादा होगा। मैं वापस से अपने बात को रिपीट करता हूं, मैं बोलता हूं कि एक एयरपोर्ट पे 100 सूटकेसेस पड़े हुए हैं, 100 में से तुम 25 सूटकेसेस, एक नहीं
25 सूटकेसेस रेंडमली पिक करोगे। ये बात याद रखना। अब हम पॉपुलेशन में से सिंगल चीज पिक नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या पिक कर रहे हैं? सैंपल। और मेरा सवाल ये है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 25 सूटकेसेस तुम पिक करोगे उनका 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 वेट नहीं नहीं नहीं, उनका एवरेज वेट, दूसरा डिफरेंस, उनका एवरेज वेट 4 किलो से ज्यादा होगा। देखो दोनों बातें अलग हैं। पहले मैं बोलता था कि 100 सूटकेसेस में से एक सूटकेस रैंडमली पिक करूंगा, उस सूटकेस का वेट 4 किलो से ज्यादा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं 100 सूटकेसेस में से 25 सूटकेसेस का एक सैंपल पिक करूंगा, उस सैंपल का एवरेज वेट 4 किलो से ज्यादा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? यानी कि अब मेरा सवाल क्या Px ग्रेटर देन 4 बनेगा? Px बार ग्रेटर देन 4 बनेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बोल रहा हूं 100 सूटकेसेस में से मैं 25 सूटकेसेस पिक करूंगा, उन 25 सूटकेसेस का एवरेज वेट। तो 100 पॉपुलेशन, उसमें से 25 पिक किया, सैंपल पर आ गए, सैंपल का एवरेज x बार। तो अब मैं तुमसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि जो मैं 100 में से 25 चीजें पिक करूंगा, उन 25 चीजों का एवरेज वेट यानी कि x बार ग्रेटर देन 4 होगा। जिस तरह से यहां पर क्लास में 25 बच्चे, 25 में से मैं तुम्हें बोलूं 5 बच्चे मैं रैंडमली पिक करूंगा, उनके एवरेज मार्क्स 70% से ज्यादा हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहला डिफरेंस यहां पर आएगा सवाल में। अब z पर आओ। देखो पहले z क्या था? x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, सही है ना? इसका मतलब म्यू क्या था? x की मीन। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या थी? x की स्टैंडर्ड डिवीजन, x की जो वैल्यू थी उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन। अब मेरा ये फॉर्मूले में x तो नहीं है, x की जगह क्या है? x बार है। तो आगे क्या आना चाहिए? x बार की मीन आनी चाहिए। देखो जब x था तो x की मीन थी ना, इसको यूं भी लिख सकता हूं ना, म्यू ऑफ x और म्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। तो जब अब x बार है, जब अब आप स्टैंडर्ड यूनिट्स भी तो z जो ढूंढ रहे हो वो x बार के लिए ढूंढ रहे हो, वो x के लिए नहीं ढूंढ रहे हो। तो अब जो x बार है तो फिर आगे मीन भी जो आएगी ना वो म्यू ऑफ x बार आएगी। क्योंकि ये मीन किस चीज की मीन होती है? जो x है या x बार है, तो यहां पर x बार है तो म्यू ऑफ x बार होना चाहिए। और नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगी? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x बार। क्योंकि जिस चीज का सवाल है उसकी मीन और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन लिखनी है। अब एक और बात सुनो, देखो वो 5376 वाली एग्जांपल पर जाओ। 5376 वाली एग्जांपल पे गए चले गए ना? अब देखो वहां पर 4 में से 2 के सैंपल बनाए थे, कितने बने? 16 की x बार निकाली। 16 की x बार निकाल कर फिर उसकी मीन निकाली। तो यार यहां पर तो 100 सूटकेसेस हैं, 100 में से 25 का सैंपल बनाना है। 4 में से 2 के सैंपल्स बनाए थे, कितने सैंपल बन रहे थे? 16। 100 में से 25 के सैंपल बनाओगे। अच्छा 4 में से अगर 2 के सैंपल बनाने हो ना, तो 16 तरीके कैसे मालूम है 16 तरह के सैंपल होंगे? पहली बार 4 में से कोई भी एक सेलेक्ट करूंगा अगर विद रिप्लेसमेंट हो, पहली बार 4 में से कोई भी एक सेलेक्ट करूंगा, दूसरी बार 4 में से कोई भी एक सेलेक्ट करूंगा, 4 × 4 16, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले रूल्स। लेकिन यहां पर 100 में से 25 के सैंपल निकालने, कितने सैंपल बनेंगे? 625 थोड़ी बनेंगे। 25 चीजें उठाओगे बारी बारी, 100 चीजें पड़ी हुई हैं, पहली बार 100 में से कोई भी एक उठा सकते हो, उठा ली, रख दी वापस। अब वापस से 100 में से कोई भी एक उठा सकते हो। 100 × 100 × 100 × 100 × 100। देखो जब तुम 4 में से
जब तुम 4 में से 2 का सैंपल निकाल रहे थे, जब तुम 4 में से 2 चीजों का सैंपल निकाल रहे थे, ABCD 4 चीजें थी, तो तुम बोलते थे कि यार पहली बार मैं 4 में से कोई भी एक चीज पिक करूंगा, उसको रख दूंगा, फिर वापस से ABCD 4 चीजों में से कोई भी एक चीज पिक करूंगा, उसको रख दूंगा। तो 16 तरह की चीजें 16 तरह के सैंपल्स हो सकते हैं। यहां पर 100 चीजें हैं 4 की जगह, और सैंपल साइज 2 की जगह 25 है, तो इसका मतलब पहली बार वो जो 100 चीजें पड़ी हुई हैं उसमें से कोई भी एक चीज पिक करूंगा, उसको रख दूंगा। अगली बार वापस पिक करने जाऊंगा, सामने 100 चीजें पड़ी हुई होंगी, कोई भी एक चीज पिक करूंगा, उसको रख दूंगा। अगली बार वापस से उन 100 में से कोई भी चीज उठाऊंगा, पिक करूंगा, 100 की पावर 25, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। अब देखो क्या ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल है कि मैं 100 की पावर 25 कितने पता नहीं सैंपल बनते हैं, पहले वो सैंपल लिखूं, फिर हर सैंपल की x बार की वैल्यू निकालूं, और फिर जितने सैंपल्स बने उससे म्यू ऑफ x बार निकालूं। तो सर फिर ये सवाल कैसे होगा? इसीलिए तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि पॉपुलेशन की मीन सैंपल्स की मीन के बराबर होती है। ऑल्दो यूज सैंपल्स की मीन करनी है, यूज तो वो करनी है, लेकिन हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो कर सकते हैं। ऑल्दो यूज म्यू ऑफ x बार करना है, क्योंकि यार अगर x बार लिखा तो x बार की मीन यूज करो ना, लेकिन वो करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और एक प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करी हुई है कि भाई इसका रिजल्ट उतना ही आता है जितना आपकी पॉपुलेशन की मीन का रिजल्ट आता है, तो इसीलिए हम x बार माइनस म्यू कर लेते हैं। पॉपुलेशन की मीन निकालना मुश्किल नहीं होगा, 100 चीजें होंगी, 100 x की वैल्यूज आएंगी, सबको ऐड किया, 100 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया। ठीक है, यही रीजन स्टैंडर्ड एरर पर भी अप्लाई होगा। देखो स्टैंडर्ड एरर जब 4 चीजें थी ना तो कैसे निकाला था? 4 में से 2 के 16 सैंपल बने, है ना? 16 x बार की वैल्यूज थी, उन x बार की वैल्यूज का स्क्वायर निकाला, फिर हमने स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लगाया, समीशन ऑफ x बार का स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन ऑफ x बार ओवर n का होल स्क्वायर अंडर रूट पे। तो यहां पर तो 100 इंटू 100 की पावर 25 पता नहीं कितने सैंपल होंगे, और फिर वो जितने भी सैंपल्स होंगे उनकी इतनी सारी x बार की वैल्यूज होंगी, और फिर उन्हें हर x बार की वैल्यू को इंडिविजुअली स्क्वायर करो, और फिर उनको ऐड करो, और फिर उनको सॉल्व करो। तो इसीलिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई ये वाली वैल्यू जो है ना स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ n के बराबर होती है। तो सैंपलिंग के सवाल में तुम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होगे, कौन सा वाला? ये वाला, अगर विद रिप्लेसमेंट है ये वाला कर रहे होगे अप्लाई। सैंपलिंग के सवाल में तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होगे, लेकिन हो रहा होगा ये वाला अप्लाई कर रहे होगे, ये हो रहा होगा ये, ऐसा ही है ना? ठीक है, हाँ तो बहुत हुए ना। ठीक है, अब सैंपलिंग की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है ना, उसको मुझे जो है वो बुक से डिस्कस करना होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इतनी चीज समझ में आई। देखो आप अभी सिर्फ ये समझो कि सैंपलिंग में और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवालात में कहाँ डिफरेंस होगा। अब मैं इस वीडियो को ज़रा एक बार बंद करता हूँ और ऑनलाइन स्टूडेंट्स 2-5 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट कर और फिर वापस से रिकनेक्ट करता हूँ।